Good evening, everyone. Welcome to Biology Solutions with Suraj Prakash. Let us move to the next part of the phylum Platyhelminthes. Last time we had done a very important phylum, that is phylum Platyhelminthes. We had done the characteristic features and now it is the turn of classes. चलिए क्लासेस की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फाइलम को अगर अच्छी तरह से समझना है ना तो हमें थोड़ा सा क्लासेस की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर क्लास की थोड़ी बहुत नॉलेज, आज हम बात करेंगे थोड़ी बहुत नॉलेज की, ब्रीफ व्यू लेंगे क्लासेस का, ताकि हमें एग्जांपल्स की समझ आ सके और उसके साथ साथ हम कुछ एमसीक्यूज गलत ना करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं द क्लासेस of phylum Platyhelminthes. Platyhelminthes, flatworms. अब देखिए, there are three classes. There are three classes. अब वो तीन क्लासेस कौन सी है? सबसे पहली क्लास जो आती है, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहली क्लास की, और सबसे पहली क्लास आती है द टर्बिलेरिया। अब इस टर्बिलेरिया क्लास को समझने के लिए, हालांकि कैरेक्टर्स वही हैं जो हमने पढ़े हैं, अब हम यहाँ क्या लेंगे, हम एक एग्जाम्पल के साथ लेंगे, है ना। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक डायग्रामेटिक व्यू ले लेते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब देखो, यहाँ पे आपको एक व्यू में दूंगा। अगर इस एनिमल को आप पहचानते हैं, भली भांति आप पहचानते हैं, छोटी सी डायग्राम बनाएंगे हम, और जहां तक हम इसे पहचान रहे हैं, हम ये जानते हैं कि ये क्या है। दीज आर द आई स्पॉट्स। ये आई स्पॉट्स है, ये डॉर्सल व्यू है। दिस इज द डॉर्सल व्यू। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। चलिए पहली एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल इज डोगेशिया। एक एग्जाम्पल को लेकर हम इस क्लास को कर देंगे, एंड दिस क्लास इज ऑल्सो नोन एज प्लैनेरियन क्लास। हम इसे क्या कहते हैं? द टर्बिलेरिया क्लास, the animals found in these turbillaria class are known as planarians. इन्हें planarians भी कहा जाता है। और आप जानते हैं कि जो मैंने ऑर्गेनिज्म ड्रॉ किया है, इट इज नोन एज प्लेनेरिया। अब देखिए, यहां पर डॉर्सल व्यू आपको दिखाई दे रहा है। एक वेंट्रल व्यू भी ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए वेंट्रल व्यू भी ड्रॉ कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। ये इसका वेंट्रल व्यू आ गया, ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। फिर से इसका वेंट्रल व्यू है, और यहाँ पर फर्क क्या होगा? फर्क सिर्फ यहाँ एक होगा कि यहाँ पर नीचे आपको कुछ एडेसिव सिलिएटेड रीजन मिलेगा। ये सिलिएटेड रीजन इसके वेंट्रल साइड पे होगा। अब इसके ऊपर क्या क्या पार्ट्स होंगे वो हम बाद में बात करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और पार्ट जो आपको दिखाई देगा, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। ये क्या है, ये हम बाद में ही देखते हैं। इसके साथ साथ यहां पर भी एक और पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, ये दो पार्ट्स हो गए। अब इसके बाद यहां पर एक और मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूंगा, क्योंकि क्लास को समझने के लिए ना ये बड़ी जरूरी बात है कि हम दोनों व्यूज अब ड्रॉ कर लें। ये देखिए, दोनों किसी तरह मैं दोनों व्यूज को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारे आ गए वेंट्रल व्यू, ये जो नीचे वाला है, और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, देयर इज माउथ यहाँ प्रेजेंट होता है, एंड हियर इज दिस इज फेरेंक्स, ए प्रोट्रूसिबल फेरेंक्स। हम अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर नीचे आपको
एक और यही सेम ब्लू स्ट्रक्चर जो यहाँ पर ड्रॉ किया है, सेम यहाँ पर है। देखो डायग्राम से समझना बड़ा जरूरी है। और ये इसका डॉर्सल व्यू है, ये यहाँ डॉर्सल व्यू ले लेते हैं। तो ये तो आ गई डायग्रामेटिक बात। अब यहां पर आपको तीनों सरफेसेस दिख रहे हैं। डॉर्सल सरफेस भी दिख रहा है, आप देखो वेंट्रल सरफेस भी दिख रहा है, और इसके साथ साथ आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर भी दिख रहा है जिसमें डॉर्सल भी है और वेंट्रल भी दिया हुआ है। क्लियर? अब देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है टर्बिनेरिया के, बड़े सिंपल सी है। पहली बात, यहां पर सिर्फ फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, यहां पर पैरासाइट्स नहीं है, ओनली फ्री लिविंग फॉर्म्स। ये ध्यान देने वाली बात है। फ्री लिविंग फॉर्म्स है तो कहने का मतलब क्या है, ये टेरेस्ट्रियल भी होंगी, इसके साथ साथ दे आर ऑल्सो एक्वेटिक, पानी में रहने वाले भी, फ्रेश वाटर भी होंगी। अब देखो यहां पर एक चीज और हमें दिखाई दे रही है कि ये जो इसके माउथ यहां पर हमें कहा दिखाई दे रहा है, द माउथ इज प्रेजेंट हेयर। ये देखिए माउथ कहां पर है, अगर आप डायग्राम में देखें तो कहां पर दिखाई दे रहा है, इट इज ऑन द वेंट्रल साइड। तो एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि माउथ कहां है, माउथ इज वेंट्रल और वेंट्रली सिचुएटेड। इसके बाद अगर आप इसकी जो मेन कैरेक्टर्स है, बॉडी देखोगे तो बॉडी आपको कैसे दिखेगी। बॉडी का तो हमें पता ही है कि अगर तीनों की बात करें तो तीनों में क्या है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होगी, लीफ लाइक होगी, है ना। और अगर सिर्फ एक क्लास ऐसी आएगी जहां रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिखेंगे। तो नॉर्मली यहां बॉडी कैसी है, चलिए लिख लेते हैं, लीफ लाइक बॉडी, लीफ लाइक डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी। सो आई थिंक ये डायग्राम से अब काफी इजी हो गया है ना, इजी हो रहा है, लग रहा है मुझे खुद इजी लग रहा है। और मुझे लगता है अगर जो चीज मुझे इजी लग रही है वो अगर एक टीचर को इजी लग रही है तो सबसे बड़ी बात होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को भी अच्छी तरह से समझा सकता है। इसके बाद अब देखो डायग्राम में एक और चीज देखो कि द एपिडर्मिस। अगर इसकी एपिडर्मिस की बात की जाए ना, तो हमने पहले ही कहा था कि जो इसकी एपिडर्मिस होती है, हमने करेक्टर्स में भी कहा था, इज सिंसिटियल, है ना। सिंसिटियल सेल्स हमें पता है मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन होती है ना। इसके साथ साथ यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सिंसिटियल के साथ साथ स्पेशलाइज्ड रॉड सेल्स होते हैं, रॉड शेप्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसकी एपिडर्मिस में। और वो रॉड शेप्ड सेल्स क्या होते हैं, विच आर नोन एज रेप्टाइड्स। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेप्टाइड्स, रेप्टाइड्स आर प्रेजेंट। और ये रेप्टाइड्स क्या करते हैं, अल्टीमेटली इनका दो ही काम है, ये बेसिकली एडेसिव सेक्रीशन छोड़ते हैं, एडेसिव सेक्रीशन छोड़ते हैं। और वो सेक्रीशन करती क्या है, एक काम, एक तो प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होता है, एंड फूड कैप्चर। मैंने पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, दो काम, फूड कैप्चर में भी है, वहां पे प्रोटेक्शन में भी है। इसके अलावा अगर देखें तो अगर वेंट्रल साइड पे देखें तो ये जो रीजन आपको ब्लू में हमने ड्रॉ किया है, ये क्या है, दिस इज बेसिकली द सिलिएटेड रीजन, सिलिएटेड रीजन है। और ये सिलिएटेड रीजन क्या है, अल्टीमेटली एक तो मूवमेंट में भी हेल्प करता है और इसके साथ साथ ये किसी भी चीज के साथ स्टिकी होता है। यहां पर ही रेप्टाइड्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं वेंट्रल साइड पे, और जिसकी वजह से ये किसी भी चीज के साथ चिपक जाता है, किसी भी चीज के साथ एडेसिव हो जाता है, एडिशन की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो वेंट्रल साइड पे ही आपको ये स्ट्रक्चर्स सिलेटेड रीजन दिखाई देता है। अब इसके बाद हम एक और कर लेते हैं, जैसे अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात की जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में
माउथ तो प्रेजेंट हमने पहले ही लिख दिया। फेरिंक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने ड्रॉ किया है दिस वन, ये दिस इज फेरिंक्स। अगर इस फेरिंक्स की बात करें तो इट इज प्रोट्रूसिबल, है ना, मूवेबल, प्रोट्रूसिबल है, अंदर बाहर जा सकता है। और इसके साथ साथ एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट, एलिमेंट्री कैनाल भी प्रेजेंट है, कैनाल प्रेजेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बाकी एक्सक्रीशन जो है, यू नो एक्सक्रीशन क्या होगी, फ्लेम सेल से ही होगी, कोई दूसरा थोड़ा ना आएगा, एक्सक्रीशन तो फ्लेम सेल से ही होगी। एक्सक्रीशन किससे होगी, फ्लेम सेल से, स्पेशलाइज से। अब इसके बाद एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं, फ्री लिविंग फॉर्म्स है तो रेस्पिरेशन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं तो रेस्पिरेशन कैसी होगी भाई, एरोबिक या एनारोबिक, इज एरोबिक। क्वाइट क्लियर, क्वाइट क्लियर। अगर इनमें देखा जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होती है, ये याद रखिएगा। क्योंकि चलिए यहां देख लेते हैं, एसेक्सुअल कैसे होती है, बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एसेक्सुअल बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, और सेक्सुअल we know the fusion of sperms and ova, cross fertilization is there, remember cross fertilization होती है। यहां कर देते हैं, sexual is there, sperm and ova production होती है, और इसके साथ साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, ये याद रखने वाला काम है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज देयर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कैसी है, डायरेक्ट, नो लार्वल स्टेज, डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो देखो पॉइंट लगभग सेम है, पॉइंट्स लगभग सेम है, लेकिन अब सोचने वाली बात है कि ये पॉइंट्स हमें यहां क्यों बोले गए, क्योंकि हमने क्लासेस के इस एग्जाम्पल को लेकर, इस डायग्रामेटिक व्यू को लेकर हमने समझना है ना। तो ये चीज बड़े ही ध्यान से आपने क्लासेस को पढ़ना है, क्योंकि इसमें से कई एमसीक्यूज, जैसे फेरिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोट्रूसिबल, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट, एरोबिक, फ्लेम सेल्स, डायरेक्ट डेवलपमेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन, रेप्टाइड्स, सिंसिटियल एपिडर्मिस, बाकी तो ऑलमोस्ट फ्री लिविंग फॉर्म्स सरफेस पे आती है, किसी भी तरह का पैरासाइट नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस क्लास में आपको याद रखने हैं। आई होप आपको ये पूरा स्ट्रक्चर के साथ आपको समझ आया होगा। एंड लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्लास, दैट इज ट्रेमेटोडा। चलिए मैं इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जैसे कि हमने कहा सेकंड क्लास ट्रेमेटोडा। अब ट्रेमेटोडा में क्या आता है, देखिए सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स क्यों, दो एग्जांपल्स में बड़ी इंपॉर्टेंट लिखूंगा, बाकी भी है लेकिन दो एग्जांपल्स जिनको लेकर हम इसको पढ़ डालेंगे। फेशियोला, फेशियोला हेपेटिका या फेशियोला जिजेंटिका है। देन देयर इज सिचिस्टोस्टोमा, सिचिस्टोसोमा जिसे हम ब्लड फ्लूक कहते हैं। देन देयर आर अदर एग्जांपल्स लाइक फेशियोलॉप्सिस, ये ह्यूमंस में पाया जाता है। इसके साथ साथ ओपिस्थोरेकिस, ये भी ह्यूमंस में इंफेक्शन कॉज करता है।
तो देखिए कुछ ये इसकी मेन एग्जांपल्स हैं, चाहे वो फेशियोला हो, चाहे वो सिस्टोस्टोमा हो, सोमा हो, चाहे वो फेशियोलॉप्सिस हो, चाहे वो ओपिस्थोरेकिस हो। ये सारी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। क्यों है, मैं क्यों 4 लिख रहा हूं ये हम बात करेंगे, लेकिन इनमें से भी ये जो 2 है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, लेट अस सी। अब इनके करेक्टर्स करते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं ना फेशियोला की, तो फेशियोला आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एक ऐसा पॉइंट, ये जो सेंट्रल पार्ट है, दिस इज द माउथ, दिस इज द माउथ पार्ट, और इसके बाहर ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज द ओरल सक्कर, ओरल सक्कर पार्ट है। ओरल सक्कर के नीचे ही यहां पर देयर इज प्रेजेंट, बिल्कुल इसके पीछे वाली साइड, देयर इज गोनोपोर। एंड अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, इसी के नीचे यहां पर देयर इज प्रेजेंट पोस्टीरियर सक्कर, हम इसे कहते हैं। दिस इज द पोस्टीरियर सक्कर, and this posterior sucker is known as acetabulum. Acetabulum, और इसके बिल्कुल पोस्टीरियर एंड पर क्या होता है, there is present excretory pore, excretory pore पड़ा हुआ है। अब बाकी इसकी बॉडी पर किसी तरह की कोई भी एपी होती है, तो ये इसके बेसिकली स्पाइन्स हैं जो बेसिकली अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। चलिए हो गया। अब देखो, चलिए लेबल भी कर देते हैं, चीजें जरूरी हैं। अब देखो करेक्टर्स को लेते हैं, करेक्टर्स देख लेते हैं। फेशियोला की जब हम बात करते हैं ना, तो ट्रेमेटोडा क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देयर इज नो फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयर आर नो फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहां क्या है, ओनली पैरासाइट्स। और पैरासाइट कौन से, मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, मोस्टली एंडोपैरासाइट्स प्रेजेंट है। हाँ, थोड़े बहुत एक्टोपैरासाइट्स हैं, फ्यू एक्टोपैरासाइट्स आर आल्सो प्रेजेंट, फ्यू एक्टोपैरासाइट्स आर आल्सो प्रेजेंट, लेकिन मोस्टली क्या है, मोस्टली आपको एंडोपैरासाइट्स ही मिलेंगे। अगर एंडोपैरासाइट्स प्रेजेंट है तो देखो यहां एक चीज समझने वाली है कि यहां आपको ओरल सक्कर भी मिलेगा, ओरल सक्कर विद माउथ प्रेजेंट मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको एक एसिटब, और एस्टेबुलम को हम कहते हैं पोस्टीरियर सक्कर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूं, ये भी आपको इसके नीचे ही मिलेगा। अब ये जो दोनों सक्कर्स हैं, एस्टेबुलम एंड द ओरल सक्कर, या हम ऐसा भी, ओरल सक्कर इज आल्सो नोन एज एंटीरियर सक्कर, एंटीरियर सक्कर एंड द पोस्टीरियर सक्कर, ये बेसिकली क्या करेंगे, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। देखो अटैचमेंट में हेल्प कर रहे हैं, अटैचमेंट विद द होस्ट, अटैचमेंट विद द होस्ट, समझने की बात है। लेकिन पिछली क्लास में ऐसा आपने कहीं नहीं देखा है, अटैचमेंट के लिए तो कुछ है ही नहीं है ना। अब उसके बाद यहां पर आपको किसी भी तरह का अगर देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन याद रखिए फेरेंक्स अगर है तो फेरेंक्स इज नॉट प्रोट्रूसिबल, ये समझने वाली बात है। वहां हमने प्रोट्रूसिबल देखा था, लेकिन यहां प्रोट्रूसिबल नहीं है, यहां प्रोट्रूसिबल नहीं है। इसके बाद एपिडर्मिस की बात करते हैं।
another important point, पिछली क्लास से थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं. नो एपिडर्मिस इज प्रेजेंट, नो एपिडर्मिस. तो फिर क्या है यहां पर, फिर है क्या? अगर एपिडर्मिस नहीं है तो फिर क्या है? यहां पर प्रेजेंट है थिक टेगुमेंट लेयर विथ क्यूटिकल इज प्रेजेंट. यहां आपको थिक एक टेगुमेंट, एक लेयर मिलेगी विच इज क्यूटिकल एंड हैविंग स्पाइन्स. ये आपको स्पाइन्स दिख रहे हैं. प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन तो चाहिए, उसके लिए ये काम करते हैं. इसके बाद यहां पर अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, देयर इज नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब यहां वहां एसेक्सुअल थी, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है, लेकिन यहां पर नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया. लेट अस मेक इट स्टार. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. अब इसका मतलब यहां क्या है, देयर इज ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. याद रखिए कि जो पिछला हमने जहां पर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पीछे वाले में, वहां नेचुरली प्लेनेरिया की रीजनरेशन पावर बड़ी हाई होती है. यहां अगर देखा जाए, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, मान लेते हैं आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि क्या फेशियोला की रीजनरेशन पावर होती है? डज द फेशियोला possess regeneration power? What would be your answer? Simple, no. Why? There is no asexual reproduction. और अगर ये पूछा जाता है कि डुगेशिया की है तो क्या कहेंगे? हाँ है भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है. और प्लेनेरिया को तो हम पढ़ते ही हैं, वो अपने टुकड़े कर लेता है, जमीन में अपने आप को फिक्स करके एक तरफ को पुश करता है और तोड़ लेता है और रीजनरेशन फिर से कर लेता है. उसकी तो बड़ी अच्छी रीजनरेशन पावर होती है, हम पढ़ते भी है उसकी एग्जांपल्स. तो यहां पर एक समझने की बात है कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है, स्पर्म और ओवा की प्रोडक्शन होती है ना. तो डेवलपमेंट कैसी? और हाँ, एक और चीज, क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज देयर. और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी. पहले वाले में भी जो पहली क्लास पढ़ी थी वहां भी इंटरनल है, यहां भी इंटरनल है. चलिए लिख देते हैं, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज देयर. समझ आ रहा है मुझे लग रहा है. अब इसके बाद डेवलपमेंट यहां याद रखिए कि डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है, बहुत सारे लार्वा यहां आते हैं. देखो अब अगर देखा जाए तो लार्वा याद तो होने चाहिए, है ना, याद तो थोड़े बहुत होने ही चाहिए, लेकिन जो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है वो याद होनी चाहिए. और इन्फेक्टिव स्टेज अगर फेशियोला की देखी जाए, लिवर फ्लूइड की, तो इट इज मेटासर्केरिया. मेटासर्केरिया इज द इन्फेक्टिव स्टेज है. यही बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो सर्केरिया के बाद मेटासर्केरिया ही बनते हैं. स्टार्ट इसका मेरिस्टेडियम से होता है, वहां हमने लाइफ साइकिल तो पढ़ना नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि मेरिस्टेडियम इसका फ्री स्विमिंग लार्वा है, नॉन सिलिएटेड फ्री स्विमिंग लार्वा है. सो मेरिस्टेडियम स्टार्ट है इसका, जो जब फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, एग फर्टिलाइज होते हैं तो वो कैप्सूल बनते हैं, और कैप्सूल बनने के बाद वो प्राइमरी होस्ट से बाहर निकलते हैं. तो चलिए प्राइमरी होस्ट, हम एक और एमसीक्यू जो मुझे अब ध्यान आ रहा है,
क्योंकि मेरी आदत है कि क्लास में भी और अभी भी अब ये हो गया है कि बहुत सारा दिमाग में चल रहा होता है और यही सोचते हैं क्या बोला जाए क्या नहीं बोला जाए। तो फेशियोला का भी एक याद रखिएगा, इट्स ए डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट। रिमेंबर, मैं इसको रेड से लिख लेते हैं, इट इज डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट। डाइजेनेटिक का मतलब क्या है कि इसका ये जो एक होस्ट है प्राइमरी, एक प्राइमरी होस्ट है और एक सेकेंडरी होस्ट है। ठीक है बेटा, अगर ये सेकेंडरी होस्ट है, प्राइमरी होस्ट क्या होगा? प्राइमरी होस्ट इज शीप और गोट, शीप और गोट। और अगर सेकेंडरी होस्ट देखा जाए, इट इज स्नेल, इट इज स्नेल। और अगर इस क्लास में देखा जाए तो इस क्लास में अगर फेशियोला देखा जाए तो फेशियोला जो है, जब वो अपनी मेटासर्केरिया लार्वा से डिजीज कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर, और करता क्या है फिर देखो, इट कॉजेज लीवर रॉट डिजीज। लीवर रॉट डिजीज, या इसे क्या कहा जाता है? fascioliasis, fascioliasis। Now fascioliasis, fascioliasis। अब fascioliasis या लीवर रॉट डिजीज, अब होता क्या है यहां देखिए, फेशियोला हेपेटिका का, हेपेटिका मीन्स ये लीवर पर ही इफेक्ट करता है और ये करता है पहली बात ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन इन द बाइल डक्ट। नेचुरली बाइल जूस की प्रोडक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा तो लीवर के ऊपर लोड ही पड़ेगा, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म का काम है। और अल्टीमेटली देखिए, ह्यूमंस में जब ये डिजीज होती है, इन ह्यूमंस इट कॉजेज, क्या क्या करता है देखिए, पहली बात जॉन्डिस, जॉन्डिस हो जाएगा। इसके अलावा लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस, देयर इज डायरिया, there is fever, there is epigastric pain, very important, epigastric pain। तो ये चीजें जो है ना, ये जो है सिंपल से इसके सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये लीवर रॉट डिजीज जो है लीवर सिरोसिस कर सकती है, लीवर डिजनरेशन कर सकती है, जॉन्डिस, बहुत ही डेंजरस। तो ध्यान रखिएगा कि इस क्लास को जो भी हमने किया है ना, ये सारी चीजें जो है एमसीक्यू में आती हैं। ठीक है, ये समझने की बात है। अब लाइफ साइकिल हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो ग्रेजुएशन का पार्ट है, हमें 12th तक ही रखना है। लाइफ साइकिल हमने क्यों पढ़ना है? कब ये बाहर अंडे जाते हैं, कब स्नेल की बॉडी में जाते हैं, कब वाटर में जाके क्या करेंगे, या स्नेल की बॉडी में जाकर वो कौन कौन सी स्टेजेस बनाती हैं, नहीं। मेटासर्केरिया याद रखिए, मेरिस्टेडियम याद रखिए। हाँ, एक दो चीज़ें मैं जो ज़रूर कहूँगा कि जो अब आगे आने वाली हैं उसको भी देख लेते हैं। इसका जो सेकेंड पार्ट है ना, वो है सिसिस्टो, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मुझे डिफिकल्टी होती है, लेकिन फिर भी शिशोसोमा, शिशोसोमा कह सकते हैं। नाउ शिशोसोमा जो है, इट इज ब्लड फ्लूक। और ये डिजीज क्या कॉज करती है, लेट अस सी। एक थोड़ा सा, मैंने वही कहा कि थोड़ा सा मैं इसको बिठा लूं और मैं आपको बता सकूं ताकि सही तरीके से।
अब देखिए शिशोस्टोमा में क्या होता है, इट इज नोन एज ब्लड फ्लूक। ऐसा, और ये क्या डिजीज कॉज करती है, ये भी बेसिकली अगर देखा जाए तो डायजेनेटिक पैरासाइट है। इट्स ए डायजेनेटिक पैरासाइट। डायजेनेटिक आपको पता ही लग गया होगा कि डायजेनेटिक का मतलब है हैविंग टू होस्ट, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। जिसके दो होस्ट होंगे उसको हम डायजेनेटिक कहेंगे, जिसका एक होगा उसको मोनोजेनेटिक कहेंगे। प्राइमरी होस्ट इस पे क्या आता है, मैन, और सेकेंडरी होस्ट इस पे क्या आती है, स्नेक। ये याद करने वाली, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ना। उसके बाद ये क्या कॉज करती है, इट कॉजेस बिलहार्जिया डिजीज या बिलहार्जियासिस। बिलहार्जियासिस डिजीज कॉज करती है। और यहां पर भी क्या सिम्टम्स है, देखिए सिम्टम्स क्या होंगे। यहां पर भी लार्वा जो है ना, यहां पर भी इन्फेक्टिव स्टेज आती है, यहां पर भी इन्फेक्टिव स्टेज आती है। तो इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है इसकी, इट इज सर्केरिया। सर्केरिया इज द इन्फेक्टिव स्टेज। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। यहां मेटासर्केरिया नहीं है, सर्केरिया है। और यहां एक और चीज याद रखिएगा, एक चीज जो हमने पहले फैशियोला पढ़ा, वहां पे एक स्टेज आती है द रेडिया लार्वा। वेरी इंपॉर्टेंट, रेडिया। और रेडिया लार्वा जो है अल्टीमेटली, सिंपल सी बात याद रखिएगा, रेडिया स्टेज इज एब्सेंट इन ब्लड फ्लूक। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो यहां ये याद रखने वाली बात है कि फैशियोला में रेडिया स्टेज बनती है, यहां रेडिया स्टेज नहीं होती है। वहां मेटासर्केरिया जो है इन्फेक्टिव स्टेज है, यहां सर्केरिया है। फर्स्ट स्टेज वहां भी फर्टिलाइज एग से कैप्सूल बनता है, कैप्सूल से मेरासेडियम, यहां भी मेरासेडियम ही बनता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। सो बिलहार्जियासिस डिजीज में होता क्या है, देखो, देयर इज बेसिकली एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन भी होती है, देयर इज फीवर, there is enlargement of liver, enlargement of liver, there is diarrhea. So almost same symptoms है। तो देखा जाए तो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स ये कॉज करते हैं, है ना। अगर वहां देखा जाए तो वो लीवर को इन्फेक्ट ज्यादा करता है। तो ये ध्यान रखने वाली, ये जो ब्लड फ्लूक है, इसके स्ट्रक्चर पे हमें जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पर जो फीमेल होती है, खास तौर पे मेल एंड फीमेल है, फीमेल जो है परमानेंटली मेल के अंदर एक कैनाल होती है जहां रहती है, उसकी बात कर लेते हैं। फीमेल परमानेंटली लिव्स इन a canal known as, चलिए, gynecophoric canal present in males। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। बिल्कुल सेंटर ऑफ द बॉडी में अगर देखा जाए, यहां पे एक चीज मैं हल्का सा एक व्यू दे देता हूं। ये मान लेते हैं कि इस तरह से
ये उसकी बॉडी है अपर, और बीच में क्या है, यहां पे ये देखिए, ये एक कैनाल आ गई, ये है वो, ये इसका शक्कर है, और अल्टीमेटली यहां से नीचे क्या स्टार्ट हो जाती है, गायनेकोफोरिक कैनाल। ये नीचे गायनेकोफोरिक कैनाल स्टार्ट हो जाती है, और इसी कैनाल में हम ध्यान देते हैं, इसी कैनाल में ये फीमेल जो है ये परमानेंटली यहां पर होती है। ये इसके आगे इसके पार्ट्स हैं, और फिर ये आगे इसी तरह से, ये इस तरह से इसी के बीच में पड़ी होती है। ये देखो, मैं एक हल्का सा आपको व्यू दे देता हूं ताकि थोड़ा सा, ये कैनाल बिल्कुल यहां सेंटर में होती है, तो इसी कैनाल में ये फीमेल जो है परमानेंटली रहती है, और एग देने के बाद ही निकलती है। तो ये क्या है बेसी, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रही है सेंटर ऑफ द बॉडी में, ये है हमारी गायनेकोफोरिक कैनाल, जहां पर फीमेल रहती है ब्लड फ्लूइड। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ट्रेमेटोडा क्लास के हैं। अब चलते हैं फाइनल हमारी एक और क्लास आ जाती है सिस्टोडा। सो लेट अस टेक सिस्टोडा नाउ। फाइनल, अब देखो, अब क्या हमारे पास आ जाता है, तीसरी आ जाती है सिस्टोडा। सिस्टोडा क्लास में एक एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी टीनिया एंड अकाइनोकोकस। अब देखो, अगर हम बात करें तो इस क्लास में आपको क्या मिलेगा, इस क्लास में आपको क्या मिलेगा, कौन से करेक्टर्स मिलेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, ऑल आर एंडोपैरासाइट्स, ऑल आर एंडोपैरासाइट्स, यहां किसी तरह के कोई एक्टोपैरासाइट्स नहीं है। पहली चीज तो ये क्लियर कर दो। दूसरी चीज यहां क्या है, यहां आपको रोस्टेलम मिलेगा, हेड के ऊपर आपको रोस्टेलम मिलेगा विद हुक्स, विद हुक्स। suckers are also present, suckers are also present, और ये दोनों हुक्स एंड सकर्स अटैचमेंट में काम करते हैं हेड रीजन में। अगर हम इस तरह से एक स्ट्रक्चर लें, ये एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ये हमारे पास रोस्टेलम है, ये लिड जैसा होता है, ढक्कन जैसा होता है बिल्कुल हेड रीजन के ऊपर, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं रेड कलर में, और इसी के ऊपर क्या होती हैं, देयर आर 2 rows ऑफ हुक्स, 2 rows होती हैं, एक छोटी एक बड़ी, लगभग 30 से 32 के करीब होते हैं ये, और ये आपको कुछ इस तरह से हुक्स दिखेंगे, ये कुछ आपको इस तरह से हुक्स दिखेंगे, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये हुक्स दिखेंगे, और इसी के नीचे आपको दिखेंगे सक्कर्स। चलिए हम सक्कर्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, चलिए सक्कर्स आ जाएंगे, और ये सक्कर्स कितने होते हैं, 4 सक्कर्स आपको यहां दिखाई देंगे। 3 तो आपको दिखाई देंगे, लेकिन एक जो बैक साइड पे है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल नहीं है, और यहां सेंटर में आपको एक दिखाई देगा, सामने वाली साइड इस तरह से दिखाई देता है। तो बेसिकली 4 होते हैं, 3 तो दिखाई हो रहे हैं और एक बैक साइड पर होगा। तो ये क्या है, दीज आर सक्कर्स। और ये जो ब्लू कलर में आपको है, लेबल कर देते हैं ताकि आपको जो कहानी है ना वो समझ आनी चाहिए।
हुक्स देखिए 2 रोज में होती हैं, ठीक है। छोटे बड़े हुक्स होते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, और लगभग 30 से 32 के करीब होते हैं दोनों रोज में। और इसके साथ साथ ये जो रेड कलर आपको लिड जैसा दिख रहा है, ढक्कन जैसा दिख रहा है, जो बेसिकली हुक्स यहाँ से निकलती हैं, सो ये है, दिस इज रॉस्टेलर। तो देखिए पहला पॉइंट जो यहां पर आ रहा है, रॉस्टेलम विद हुक्स दिख रही हैं, दूसरा सक्कर्स आर आल्सो प्रेजेंट दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेपवर्म में अगर पॉक टेपवर्म की बात करें, टीनिया सोलियम की, तो ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है। क्लियर है मेरी बात? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, अगर हम बात करें, देखो रेड में देख रहा हूं, टीनिया सोलियम में तो ये है, लेकिन टीनिया सेजिनेटा, टीनिया सेजिनेटा जो केटल्स में होता है, देयर इज नो रोस्टेलम, वहां पर रोस्टेलम नहीं होती। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है और बनता भी है, ये याद रखिएगा। टीनिया सेजिनेटा में देयर इज नो रोस्टेलम। अब उसके बाद जब हम पॉक, क्योंकि मेनली हमने पॉक टेपवर्म को ही पढ़ना है, तो ये एक एक्सेप्शन है। तो जब हम आगे चलेंगे तो आपको यहाँ क्या दिखाई देगी, मैं इसको दूसरे से लेता हूं, आपको यहाँ नेक बनती हुई दिखाई देगी, और नेक में आपको अलग अलग तरह के सेगमेंट, सीडो सेगमेंटेशन होगी। सो देयर इज, चलिए लिख लेते हैं, देयर इज सीडो सेगमेंटेशन, सीडो सेगमेंटेशन है यहां। और वो जो सीडो सेगमेंटेशन है, यहां आपको क्या दिखाई देगी, देयर इज स्ट्रोबिलाइजेशन, स्ट्रोबिलाइजेशन यानी देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोबिला ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग तरह के स्ट्रोबिला बनेंगे यहां। जैसे देखो यहां एक तरह के स्ट्रोबिला मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये जो है, जो नेक पर होते हैं, ये नेक पर जो आपको दिखाई दे, अंडरस्टूड माय पॉइंट? अब होता क्या है कि इस क्लास में अगर इस टेपवर्म को देखा जाए ना, तो ये काफी लंबा होता है, काफी लंबा, लगभग 4.5 मीटर के करीब लंबा होता है। टीनिया सेजिनेटा तो इससे भी लंबा होता है, वो तो लगभग 12 मीटर तक लंबा होता है। तो अब देखिए ये जो इतना लंबा है 4.5 मीटर तक, तो इसके अंदर ये जो आपको स्ट्रोबिला दिख रहे हैं, या जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज प्रोग्लॉटिड्स और स्ट्रोबिला। अब देखो ये क्या है, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। मैं छोटा सा एक बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको एक व्यू दे दूं कि अल्टीमेटली है क्या। ये चलिए, ये ऐसे बनाते हैं। तो देखो जैसा भी सांप जैसा बन गया, ये काफी कॉइल्ड होता है। तो इसमें क्या है, देखो ये प्रोग्लोटिड्स जो है ना, अलग अलग तरह के हैं। थोड़े से जैसे नेक से आगे निकलेंगे हम, तो ये थोड़े से बड़े होते जाएंगे, है ना, ये देख लो थोड़े बड़े होते जा रहे हैं, काफी दूर तक ऐसे ही चलेगा। और अल्टीमेटली अगर इसको थोड़ा ठीक ही कर लेते हैं, और अल्टीमेटली देखो क्या हो रहा है, ये और बड़े होते जाएंगे, और बड़े होते जाएंगे। तो आपको यहां 3 तरह के स्ट्रोबिला दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये जो यंग है, यंग स्ट्रोबिला है ना, जो बिल्कुल नेक के पास है। एक आपको वो स्ट्रोबिला दिखाई दे रहे हैं जो थोड़ी से मैच्योर जैसे दिखाई दे रहे हैं, मैच्योर है, मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स है। और एक जो दिखाई दे रहे हैं यहां पर जो बहुत ही बड़े हैं, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। मैं प्रोग्लॉटिड्स ही लिख रहा हूं, लेकिन ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, मैच्योर प्रोग्लॉटिड एंड यंग और इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स।
अब देखो इन तीनों में एक फर्क याद रखिएगा, इन तीनों में एक फर्क है। अब नाम से तो पता लग ही रहा है कि एक यंग है, एक मैच्योर है, एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, और ये शेडिंग होती है इनकी, ये निकल जाते हैं जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, ये बनते जाएंगे और आगे टेप हम प्रोड्यूस करते जाएंगे। ये लाइफ साइकिल है इसका। ये जो यंग होते हैं ना, दे डू नॉट पोजेस एनी टाइप ऑफ यू कैन से सेक्स ऑर्गन्स। इनके पास किसी तरह के सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, नो मेल एंड फीमेल पार्ट। लेकिन अगर हम मैच्योर के पास जाते हैं ना, तो यहां पर आपको मेल एंड फीमेल पार्ट्स मिलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। और अल्टीमेटली ये जो ग्रेविड होते हैं ना, इट कंपोज्ड ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स। यहां फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं ग्रेविड के पास, और ये फिर शेड होते हैं और अल्टीमेटली आगे जाके जो ये अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं। देखो अब यहां पर एक और बात कर लेते हैं कि जैसे हमने पहली 2 क्लासेस में पढ़ा, अब आगे चलते हैं, क्लास पर आ जाते हैं। पहली 2 क्लासेस में हमने पढ़ा कि वहाँ एलिमेंट्री कैनाल भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, मैंने ट्रेमेटोडा में भी कहा और टर्बिल एरिया में भी पहले कह दिया। तो हाँ, सिर्फ फ़र्क था फेरेंक्स का। फेरेंक्स में जहाँ पहली क्लास में हमने पढ़ा टर्बिल एरिया में कि वो प्रोट्रूसिबल है, और दूसरे में हमने कहा प्रोट्रूसिबल नहीं है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल है, दोनों में है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक याद रखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम इज लैकिंग, नो डाइजेस्टिव सिस्टम, रिमेंबर देयर इज नो डाइजेस्टिव सिस्टम। किसी तरह का कोई डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो एलिमेंट्री कैनाल होगी, एलिमेंट्री कैनाल होगी, ऐसा मत कह देना होगी, दिमाग रखना। सभी लोग, हम अपना कई बार जो मेंटल एबिलिटी है ना, हम लोगों की सबकी मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन कई बार यूज़ नहीं कर पाते। और हमने भी ये यूज़ कब किया, जब पढ़ाना शुरू किया। जब पढ़ते थे तब इतना दिमाग नहीं था, तब सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे थे। आज क्योंकि हम खुद आज भी सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो शायद हम मिस कर जाते हैं, लेकिन आज भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल जब यहाँ की बात आते हैं तो ये याद रखिएगा, जब वो एब्सेंट है तो ये भी एब्सेंट होगा, क्योंकि ये अपना ये डाइजेस्टेड फूड लेते हैं। जो डाइजेशन नेचुरली ये पैरासाइट है, तो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स ही ये लेंगे, तो इनको किसी तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये भी ध्यान में रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर नो एपिडर्मिस इज प्रेजेंट, ये भी ध्यान रखिएगा, नो एपिडर्मिस। क्यूटिकल है, नो डाउट क्यूटिकल है, और उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन होती है, ठीक है ना, क्योंकि इनको नेचुरली विथस्टैंड करना है, अपनी कंडीशंस ही ऐसी होती है, हार्श कंडीशन में रहना पड़ता है, कई बार एंसेस्टेड स्टेज में रहना पड़ता है ना। ऑन्कोस्फीयर, ये फर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं वो ऑन्कोस्फीयर बन जाते हैं, कैप्सूल्स बन जाते हैं। तो वो जो कैप्सूल्स हैं, ऑन्कोस्फीयर्स जो हैं, जब बाहर आते हैं, अल्टीमेटली बॉडी से बाहर आते हैं, तो वो बॉडी से जब वो बाहर आते हैं, ह्यूमंस की बॉडी से बाहर आते हैं, मान लेते हैं, क्योंकि प्राइमरी होस्ट, और बात करते हैं, चलिए प्राइमरी होस्ट मैन है, तो जब वहाँ से बाहर आते हैं तो पिग कहीं गलती से अगर वो ले लेता है, तो वही वो जो ऑन्कोस्फीयर्स है, आगे जाके वो अलग अलग हेक्साकैंथ लार्वा, और अल्टीमेटली देन देयर इज फाइनल सिस्टी सर्काई लार्वा जो बनता है, ब्लैडर वर्म जिसे बोलते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज है उसकी, वो अल्टीमेटली इन्फेक्टिव स्टेज होती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इनको जब बॉडी से बाहर आते हैं तो बहुत सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन से गुजरना पड़ता है, हार्श कंडीशन से गुजरना पड़ता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन जो है वो वहाँ बहुत बड़ा काम करती है, ये भी समझने वाली बात है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद जो एक और चीज़ मुझे लगती है कि क्लास में पढ़नी चाहिए, वो है नेचुरली अगर ये मोनोइशियस है, यहाँ हम देख रहे हैं कि मेल एंड फीमेल तो एक में ही है, लेकिन दे शो क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ भी शो करते हैं, क्रॉस भी शो करते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। पहले 2 में हमने कहा कि क्रॉस ही शो करते हैं, सेल्फ नहीं, लेकिन यहाँ पर याद रखिए
क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन दोनों होती है, याद रखिएगा, दोनों होती है। अंडरस्टूड? क्योंकि इनके पास यहां पर मैच्योर के पास मेल एंड फीमेल पार्ट है, ये आपस में भी स्पर्म एंड एग, स्पर्म ट्रांसफर होते हैं, फ्यूज होते हैं। और एक याद रखिए कि सेम में भी स्पर्म और एग ट्रांसफर होगा और डिफरेंट में भी हो सकता है, यहां से यहां का भी ट्रांसफर हो सकता है या यहां से यहां भी ट्रांसफर हो सकता है। तो स्पर्म जो है और एग जो है सेम स्ट्रोबिला में भी फ्यूज हो सकते हैं और डिफरेंट स्ट्रोबिला ऑफ द सेम वर्म। रिमेंबर, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, स्पर्म एंड ओवा फ्यूज इन द सेम स्ट्रोबिला और डिफरेंट स्ट्रोबिला ऑफ द सेम वर्म। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो गई तो क्रॉस भी हो गई। समझ गए मेरी बात? तो ऐसा होता है। इसके बाद डेवलपमेंट, अभी हम बात कर रहे थे कि इसकी इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, और अगर इनडायरेक्ट है तो यहां पर इन्फेक्टिव स्टेज क्या है इसकी, याद रखिए। चलिए इसकी बात रेड में करते हैं। ब्लैडर वर्म इज द इन्फेक्टिव स्टेज, या इसे क्या कहते हैं, सिस्टी सर्काई। ये इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है। तो ध्यान रखिएगा, इसका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो पैरासाइट कैसा है, अगर फिर से इसकी बात की जाए, पैरासाइट इज डाइजेनेटिक, डाइजेनेटिक पैरासाइट है। तो प्राइमरी होस्ट कौन है, चलिए थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यहां पे कर देते हैं। प्राइमरी होस्ट कौन है इसका, प्राइमरी होस्ट जो है इट इज मैन एंड सेकेंडरी होस्ट इज पिग एंड इट कॉजेस टीनियसिस। ये कौन सी डिजीज कॉज करता है, टीनियसिस। अब टीनियसिस में होता क्या है, देखो ये इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। मैं ऐसा क्यों कहूंगा, क्योंकि मोस्टली ये क्या करता है, एब्डोमिनल पेन करेगा, है ना, फीवर कर देगा, उसके बाद इंसोम्निया, ठीक है, नींद नहीं आती है, इंसोम्निया जिसे हम कहते हैं। और अगर हम बात करें तो डायरिया है, ठीक है, नोजिया, मन खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टीनियसिस में होती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो चीज़ ये है कि अगर हम इसकी बात करें ना टीनियसिस की, तो इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस ऑल्सो। ये टेपवर्म इतना डेंजरस होता है कि जब ये पिग इसको दीज ऑन्कोस्फीयर्स को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, तो वहाँ इसकी ग्रोथ होती है, आगे का प्रोसेस लाइफ साइकिल होता है, सिस्टी सर्काई बनते हैं। तो जब ह्यूमन इन्फेक्शन कैसे होती है, ह्यूमन इन्फेक्शन होती है अनकुक्ड पॉर्क खाने से, अनकुक्ड पॉर्क खाने से, या हम ऐसा कहेंगे मीजली पॉर्क। अब होता क्या है कि जब हम इस तरह की हम कभी भी हाफ कुक्ड मीट खा लेते हैं पिग और पॉर्क का, तो होता क्या है कि जैसे ही वो कई बार हमारे, अगर वो ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो हमारे आईज में जाके सेटल हो गया, इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस। बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस।
और अगर वो हमारे कहीं ब्रेन में जाके सेटल हो गया तो वहाँ भी हमें क्या है, वहाँ भी हम कोमा में जा सकते हैं। तो बहुत बहुत डेंजरस ये टेपवर्म है। आगे देखो, देखो हो क्या सकता है ब्रेन में, मैंने पहले ही कह दिया डेंजरस है। एपिलेप्सी बहुत ही डेंजरस, दौरे पड़ सकते हैं, एपिलेप्सी जिसे कहा जाता है। तो ये जो है ना, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो अनकुक्ड मीट ना लें, ठीक है, और दूसरी चीज है कि आप कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ये इन्फेक्शन फैल जाती है, इससे ये इन्फेक्शन फैलती है। तो आई होप एनफ फॉर द नीड, आई थिंक एनफ फॉर द कैटबैक। बहुत लंबा लेक्चर हो गया, क्योंकि लेक्चर लंबा हो गया, 1 घंटे का, लगभग 3 क्लासेस हो गई। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा और आप इसको अच्छे से अपने एकेडमिक के लिए, अपने नीट के लिए बार बार देखेंगे, और ताकि आपको समझ आ सके। आई होप है मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है। हाँ, लाइफ साइकिल जैसा भी है, जो मुझे लगता है कि आता है, हमने कवर कर दिया है। थैंक यू वेरी मच।